नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है फ़ोर्स नॉलेज ऑफ़िशियल मेरे चैनल पर। आज हम थोड़ा पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास में एक टॉपिक आता है वैदिक सभ्यता, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का यानी कि प्राचीन जो मेरा भारत था उसका हिस्सा है। और इस प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और इसका क्या नाम है आधुनिक इतिहास, 3 पार्टों में बँटता है मेरा इतिहास, ठीक है? तो प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक है वैदिक सभ्यता। इसके बारे में हम बिल्कुल एक-एक पॉइंट को लेकर के हमने खुद नोट्स बनाया है, अपने हाथों से बनाया है और एक-एक चीज़ देखेंगे, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपके में से इससे आना तय है। वो चाहे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, वो चाहे यूपीपी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, एक ना एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है, इतना मान के चलो। आगे आने वाले जो भी आगामी एग्ज़ाम हैं, वो चाहे जून स्टैंड का होने वाला हो, चाहे आपका बिहार एसआई होने वाला हो, है ना? आगे आने वाली जो अभी जो आरओ, एआरओ की जो वैकेंसी आई हैं उसकी बात करूँ, तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जीएस वही है। वो कोई भी जो आयोग कमीशन होता है, वो जो पेपर बनाता है, तो आपका ना तो हिस्ट्री बदलता है, आपका ना ज्योग्राफ़ी बदलता है। ज्योग्राफ़ी हल्का-फुल्का बदलता भी है, तो बाउंड्री सीमा लिमिट बदलती है, बाकी तो कुछ चीज़ें बदलती नहीं, सेम टू सेम रहती हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि स्टैटिक ऐसा पार्ट है जो कभी बदलता नहीं है। हम सब कुछ चीज़ें कहते हैं ना, हिस्ट्री कभी बदल सकती है, नहीं बदल सकती। तो कहने का मतलब ये है कि सीधे सा मतलब ये है कि आप इससे अगर कुछ ना कुछ अगर सीखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ेंगे और उसमें अच्छे से अच्छा आप स्कोर करके आएँगे। तो आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम सीधे टॉपिक पे आते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक जो सभ्यता है, जो वैदिक जो शब्द आया, वेद से बना हुआ है, यानी कि हमारे जो वेद हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और बोलो, अथर्ववेद और जो ऋग्वेद है मेरा सबसे प्राचीन वेद है, और अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 4 वेद हमारे जो हैं, इनके बारे में मतलब आप कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता जो है, इसमें वेद से मतलब है, यानी कि वैदिक शब्द जो है वेद से बना है या लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। कहने का मतलब है वेद का मतलब होता है ज्ञान। इस सभ्यता के निर्माता आर्यों को माना जाता है, और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा गया है, आर्य का मतलब होता है क्या? श्रेष्ठ होता है। यहाँ पे देखो लिखा गया है श्रेष्ठ ऊपर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 2 भागों में बाँटते हैं, यानी कि वैदिक सभ्यता 2 भागों में बँटती है। एक है पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 2 चीज़ों में बँट जाती है कौन? वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल कब से कहाँ तक चलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि 1500 से 1000 बीसी। अब बीसी क्या होता है ये भी ध्यान रखना है, यानी कि बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट, यानी कि जो ईसा मसीह जी का जो जन्म हुआ था उसके पहले का जो समय होता है वो होता है बिफोर क्रिस्ट, और उसके बाद का जो समय होता है वो एन्नो डोमिनी बोलते हैं, एडी बोलते हैं, यानी कि जिसमें हम लोग जी रहे हैं ईसवी बोलते हैं। तो ये पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में 2 चीज़ों में बँट जाता है, ठीक है? इतनी बात आई समझ में? उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी है, यानी कि जब हम पढ़ेंगे कम की तरफ, यही तो इसमें एक लॉजिक होता है कि बीसी में आप क्या करेंगे, जब कम की तरफ बढ़ते हैं, मतलब कहते हैं नहीं, अब धीरे-धीरे क्या बढ़ेंगे, ज़्यादा से कम की ओर बढ़ते हैं, और ईसवी में क्या होता है, कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ा जाता है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखना कि बीसी और एडी में अंतर क्या होता है, अगर कोई पूछ ही ले, आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि मूल निवासी कौन कहाँ से आया और कौन कहाँ से था। तो मैक्स मूलर का नाम आता है, वो मध्य एशिया से था। डॉक्टर संपूर्णानंद जी, यानी कि ऑप्सस पर्वत यूरेशिया से, और गंगा तिलक आर्कटिक उत्तरी ध्रुव, और स्वामी दयानंद तिब्बत से, और गंगानाथ शाह ब्रह्मर से, गंगा यमुना। अब हम बात करेंगे कि उत्तर वैदिक काल में कुछ ऐसे साक्ष्य पाए गए जिनका हमें देखने को मिलता है कि
पुरातात्विक जो जानकारी के स्रोत जो हैं, यानी कि हम कैसे जानेंगे, तो एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत, जानकारी स्रोत के रूप में हम देखेंगे कि एक होता है साहित्यिक और एक होता है पुरातात्विक। तो बोगा जो कोई आई यानी कि 1400 बीसी पुराना, यानी कि उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, चित्रित धूसर मृदभांड यहाँ से लिया गया, यानी कि उत्तर वैदिक काल में क्या आया, चित्रित धूसर मृदभांड, और पूर्व वैदिक में क्या आया, गैरिक मृदभांड आया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। अब बात करेंगे कि इसमें वेद कितने आते हैं, तो वेद आते हैं 4, अभी हमने बताया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और ये तो कहते हैं ना, सिंपल क्वेश्चन है। अब जो ऋग्वेद है वो 1500 से 1000 बीसी के मध्य चलता है। अब दस्त्रयी मंडल, यानी कि इसके पढ़ने वालों को कहते हैं बेटा होर्थ। ठीक है, उपवेद इसका जो है, इस वेद ये है, वेद कौन, ऋग्वेद। अब इस ऋग्वेद का कोई उपवेद होगा, उपवेद है आयुर्वेद। कौन है, आयुर्वेद। और इसी ब्राह्मण को, इसका ब्राह्मण ही होता है, तो दो, एक ब्राह्मण है ऐत्रेय, एक है कौशिकी। एक है ऐत्रेय जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, एक है ब्राह्मण ऐत्रेय, एक है कौशिकी। ठीक है, ये ध्यान रखना, आरण्यक से ऐत्रेय लिया, उपनिषद ये, तो ध्यान रखना इस बात को। यजुर्वेद क्या होता है, यज्ञों का इसमें वर्णन किया गया है, ये भी ध्यान रखना। अब हम इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, यानी कि जो यजुर्वेद को पढ़ता है, जो यजुर्वेद को पढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अध्रुवो। क्या बोलते हैं, अध्रुवो बोलते हैं। ठीक है, और इसका उपवेद जो है वो धनुर्वेद है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न है कि यजुर्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं, तो धनुर्वेद कहते हैं। ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं, तो आयुर्वेद कहते हैं। पढ़ने वाले को होर्थ कहते हैं, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अध्रुव कहते हैं। आपको बार बार चीज़ें पढ़ना पड़ेगा और बार बार चीज़ें रिकॉल करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें क्या होंगी, माइंड में सेट हो पाती हैं, ऐसे नहीं सेट होंगी। अब इसमें ब्राह्मण कौन है, एक ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण और एक ब्राह्मण है तैत्तिरीय ब्राह्मण। फिर हम बात करेंगे कि इसमें आरण्यक कौन आएंगे, तो बृहदारण्यक आता है। कौन आता है, बृहदारण्यक आता है, तो ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद में सामवेद की बात आती है, तो सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है, यानी कि संगीत के बारे में जो जानकारी दे उस वेद का नाम है सामवेद। ठीक है, इसका जो समय है वो 1000 से लेकर के 600 बीसी के बीच में है। अब जैसे इसमें यजुर्वेद में क्या था, पढ़ने वाले को अध्रुव कहते थे, वैसे सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहेंगे। क्या कहेंगे, उद्गाता कहेंगे, यानी कि सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहेंगे। 1000 से लेकर के 600 बीसी के बीच में आपका समय इसका आएगा। और जैसे इसमें क्या था, दस्त्रीय मंडल था, इसमें चंपू वेद था, यजुर्वेद में क्या था, चंपू वेद था, वैसे सामवेद में गंधर्व वेद है। क्या है, गंधर्व वेद है। तो अब हम कहेंगे उपवेद के रूप में कौन आएगा इसमें, तो हम भैया यजुर्वेद में कौन देखा था, धनुर्वेद देखा था। ऋग्वेद में कौन देखा था, आयुर्वेद देखा। क्योंकि आप क्या आयुर्वेदिक के बारे में कौन जानकारी देगा, जो सबसे पुराना होगा, और सबसे पुराना प्राचीन हमारा ऋग्वेद है। तो आयुर्वेद जो, ऐसे याद रख सकते हो कि आयुर्वेदिक चीजें किससे मिलेंगी, ऋग्वेद से मिलेंगी, तो इसलिए इसका उपवेद आयुर्वेद हुआ। और यजुर्वेद का मतलब है धनुर्वेद, मतलब है यज्ञ के बारे में जो बन देता है, तो उसको धनुर्वेद कहते हैं। उसके बाद में बात आती है कि सामवेद की, तो सामवेद में आता है जिसका नाम है उपवेद का गंधर्व वेद। ठीक है, अब इसमें जब बात आएगी कि ब्राह्मण कौन कौन से थे, तो 25 ब्राह्मण इसी का है सामवेद का, 25 ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण, छंदोकी ब्राह्मण और केन ब्राह्मण। ठीक है, अथर्ववेद ज्ञात नहीं है, अथर्ववेद इसमें ज्ञात नहीं है कि इसका समय क्या था, लेकिन इतना जरूर है ध्यान कि अथर्ववेद में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो जादू टोना, जितने भी फूक फर्रा, जादू टोना, जितनी भी चीजें होती हैं, कहते नहीं तांत्रिक वाली चीजें, ये सब इस यथुर्वेद में आपको पढ़ने को मिलेंगी। यानी कि ये जादू टोना के बारे में बताने वाला वेद जो है वो अथर्ववेद है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसका जो उपवेद है वो है ब्रह्मवेद। क्या है, ब्रह्मवेद। इसको हम क्या कहते हैं, भेषज भी कहते हैं। ठीक है, भेषज भी कहते हैं। इसके पढ़ने वाले को
ब्रह्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। फिर इसके उपवेद को कहते हैं शिल्प वेद। क्या कहते हैं? शिल्प वेद। और इसके ब्राह्मण को गोपद ब्राह्मण कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना इस बात को कि अथर्ववेद के उपवेद को क्या कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, कम से कम 20 से 40 बार, 20 से 30-40 बार आ चुका क्वेश्चन, पूछा जा चुका अलग अलग एग्जाम में कि अथर्ववेद का कौन सा उपवेद है। तो ऑप्शन दे सकता है वहां पर कि गोपद है ना, ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा, तो उसमें एक गोपद होगा जो अथर्ववेद का होगा, तो आपको वहीं टिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ऋग्वेद में आपके ये सबसे प्राचीनतम वेद अभी हमने पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखने की बात है कि इसमें मंडल पूछ लेता है, सूक्ति पूछ लेती है, तो कितने हैं। तो इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्ति पाई जाती हैं। ठीक है, और ये पहला, इसका जो 10 मंडल टोटल है, इसका जो फर्स्ट और 10वां मंडल है वो सबसे नवीनतम मंडल है, इतना भी ध्यान रखना है। फिर जो तीसरा मंडल है, थर्ड मंडल, वो गायत्री मंत्र का उल्लेख करता है। फिर जो 7वां मंडल है वो दशराग युद्ध का, इसमें 10 जनों और सुदास के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, सुदास इसमें विजयी रहा था। तो इसमें यह ध्यान रखना कि 7 मंडल जो हैं वो दशराग युद्ध के बारे में बताता है। और नवा जो मंडल है वो है सोम देवता के को समर्पित है। सोम देवता यानी कि वनस्पति देवता। अब 10वां जो मंडल है इसका, वो किसके बारे में, अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है, 9वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है, 10वें मंडल में किसका किया गया है। तो वर्ण व्यवस्था मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 के बारे में बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में बताने वाला ऋग्वेद का कौन सा मंडल है। तो हम कहेंगे भैया कौन है, वो है 10वां मंडल। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हम कहें भैया जब ये चीज़ें तैयार होंगी तो आप जब ऑब्जेक्टिव करेंगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, वहाँ पे तुरंत टिक आए, मतलब आपके माइंड में चीज़ आ जाएंगी कि तीसरा मंडल गायत्री को समर्पित है, 7वां किसको है, दशराग को है, 9वां कौन है, सोम को है, 10वां किसका है, वर्ण व्यवस्था है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद जो है वो यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है, यानी कि इसमें हम अभी पहले ही बता चुके हैं। और ये ऐसा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में संकलन इसका किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क करते चलिएगा। गद्य और पद्य का संकलन करने वाला वेद है वो है यजुर्वेद। सामवेद कौन है, संगीत का वेद, यानी कि संगीत के बारे में जो जानकारी दे उसे कहते हैं सामवेद। 7 स्वरों को का सर्वप्रथम प्रयोग इसमें किया गया है, यानी कि 7 स्वर सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं, अथर्ववेद के बारे में पढ़ते हैं। तो अथर्ववेद में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, इसके बारे में हम ध्यान रखना है इस बात को। अभी हमने बताया था जो जादू टोना है, वशीकरण है ना, लगभग इसमें 731 मंत्र हैं, यानी कि आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं, पर किताबों में जो लिखा गया है वहीं से हमने भी इस चीज़ को क्या किया है, राइट डाउन किया है। तो वहाँ से हमने इस चीज़ को बिल्कुल कहते नहीं, वहाँ से उठाया है, लिखा है और नोट्स बनाए हैं, तो उसी को हमने पढ़ा है, तो वहीं आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कहने का मतलब जादू टोना वशीकरण अथर्ववेद में आपको वर्णन देखने को मिलेगा। लगभग इसमें 731 मंत्र हैं और 6000 पद्य। और ये भी ध्यान रखना है कि स्त्रियों की जो सर्वाधिक निंदा है वो अथर्ववेद में आपको मिलेगी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्त्रियों की सर्वाधिक निंदा करने वाला वेद कौन सा है, वो है अथर्ववेद। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन अपने आप में अलग है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में अलग बन सकता है। लड़का पढ़ के जाता नहीं है फिर कहता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो क्वेश्चन आता कहीं से नहीं है, आता यहीं से है, बस आपको उसको एक ऐसे दृष्टि से पढ़ना है कि आप कहते नहीं कि आप पढ़ेंगे तो इतनी चीज़ें कठिन नहीं है, वहाँ पे आप क्या हो जाते हैं, वहाँ पे आप टिक कर ही देंगे किसी ना किसी तरह, मतलब कहते नहीं
चेतन मन और अचेतन मन दो चीज़ होती हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। तो जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो तुरंत वो कॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, लेकिन जो चीज़ कहते हैं नहीं हमने बार बार उसको पढ़ा तो वो सब कॉन्शियस में चली जाती हैं। तो वो चीज़ें क्या रहती हैं, सब कॉन्शियस में चली जाती हैं, तो वो जो एग्ज़ाम में जब बैठोगे तो वो जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है वो कहीं ना कहीं से खींच के ले आता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि आपको घबराना नहीं है कि हमने पढ़ तो लिया बहुत कुछ, अब दिमाग में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको डर लगता है एग्ज़ाम में, तो इसका मतलब उसकी तैयारी अच्छी है, और जिसको डर ही नहीं है वो तो गया बस उठाया बोरिया बिस्तर और चला गया टहलने ऐसे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप डर रहे हैं तो इसका मतलब है आपने तैयारी अच्छी की है। ये डर उसी को लगेगा जिसके पास कुछ होगा, जिसके पास कुछ खोने का नहीं होगा, जिसको कुछ पाने का मतलब कहने कुछ खो ही नहीं सकता, तो उसका डर किस बात का होगा? तो डर उसी का होगा कि अंदर कुछ पढ़ा होगा, लगता होगा कि यार हुआ नहीं तो क्या होगा? हमने बहुत मेहनत किया है, जो मेहनत करेगा तो उसी को डर रहेगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत से काम लेना है और वहाँ पे पूरा अपना 100 हम कहते हैं 100 नहीं 200 देना है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है। सीधी-सी बात ये है कि एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस अगर आपका है औ तो आप कहते नहीं प्लस में जाएँगे। यानी कि 10% या 20% आपको प्रॉफ़िट मिलने वाला है। हम कहते हैं 100% नहीं मिलेगा कि आप पढ़ो ना और ऐसे चले जाओ कॉन्फिडेंस कि हम कुछ सब कुछ कर देंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए और आपके पास कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें जब होंगी ना, तो हम कहते हैं पेपर अगर संयोग बन गया ना अच्छा, पेपर आपके हिसाब से आ गया, क्योंकि चीज़ें तो बहुत कुछ पढ़ने को हैं। जीएस पढ़ते चले जाओगे मतलब इतना जीएस में है कि आप कहते नहीं हर एक करंट में क्वेश्चन हज़ारों क्वेश्चन बनता है, हर एक करंट में। तो कैसे लड़का पढ़े? तो दिक्कत ये है यहाँ पर है कि आप जितना भी पढ़ें वो सिलेक्टिव पढ़ें, सही डायरेक्शन में पढ़ें, सही कंटेंट पढ़ें और एग्ज़ाम की दृष्टि से सही तरीके से पढ़ें। बस इतनी मेरी एक गुंजाइश है या रिक्वेस्ट है, ये बात हम आपसे कह रहे हैं एक भाई के नाते या आप जो भी समझें उसके नाते, ठीक है? फिर हम बात करेंगे, देखो बेटा, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, ठीक है? प्राचीनतम जो है वो मत्स्य पुराण है, ये भी ध्यान रखना है। और जो ये है सत्यमेव जयते, यो किस उपनिषद से लिया किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमने क्या कर दिया है, रेड से कर दिया है। मुंडोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडोपनिषद से अवतरित है या लिया गया है। बात है कि अवतरित मतलब लिया ही गया है। और 4 आश्रमों को ज्वलन प्रसन्नित से अवतरित किया गया, ये भी ध्यान रखना है। 4 आश्रम जो थे वहाँ के, उसको किस उपनिषद से लिया गया है, तो ज्वाला उपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। और पुराणों की संख्या कितनी है? टोटल 18 है। और प्राचीनतम सबसे पुराना कोई पूछ ले तो है मत्स्य पुराण। बस इतनी बात ध्यान रखना है, ठीक है? इतनी बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है और बार बार इसी का कर लेना है रिवीजन, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है? अभी हम बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता में लोगों का राजनीतिक जीवन कैसे रहता था। तो राजा को सीमित अधिकार था, वहाँ पर ऐसा नहीं था कि आप अनलिमिटेड चीज़ें फैला सकें, नहीं, लिमिटेड चीज़ें फैलाएंगे। और कबीलाई जीवन जो था वो उनके जन के बीच में आता था। और एक बात ध्यान रखना, राजा की जो सहायता थी वो एक समिति होती थी, सभा होती थी, विदर्भ होता था। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर आपको पढ़ने को मिल। अब हम बेटा देखेंगे कि कुछ स्थल हैं, जैसे हम कि भैया लोथल। तो लोथल एक कहाँ पड़ता है ये ध्यान रखना है, तो अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो ये भी स्थान याद रखना है कि अहमदाबाद में पड़ता है। हो सकता है ऑप्शन में गुजरात ना दे, अहमदाबाद दे दे, तो आप वहाँ पे क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो अहमदाबाद भी याद रखना है। और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। किस नदी के किनारे है? तो हम भगवा नदी के किनारे। आप देख भी सकते हैं बहुत अच्छी से तरीके से, यहाँ पे देखिएगा भगवा नदी के किनारे, ठीक है? ऊपर लिखा गया है भगवा नदी के किनारे, ठीक है? फिर है, देखो यहाँ पे एक पत्तन है। पत्तन समझते हो? पत्तन मतलब है बंदरगाह। क्या? बंदरगाह, ठीक है? चावल यहीं से मिला, गोदी बड़ा बाड़ा यहीं से मिला, और अग्निकुंड यहीं से मिला, हाथी दंता भी यहीं से मिला। फिर यहाँ पे 3 युगल समाधि भी यहीं से मिली, और घोड़े की मूर्ति भी यहीं से मिली। तो कहने का मतलब हमारी चीज़ें, इतनी चीज़ें यहीं पे से मिली हैं। और एक ना एक क्वेश्चन टपक ही जाएगा, इतना ध्यान रखना। एक आधा क्वेश्चन तुम्हारा जो है इसे टपक जाना है। पूछ लेता है कि कहाँ से लिया गया है, तो हम सीधे अगर पूछ ले 3 युगल समाधि कहाँ से ली गई, तो आपको याद होगा कि अहमदाबाद के लोथल, मतलब लोथल में
लोथल से लिया गया। और लोथल कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है। किस नदी है? किस नदी पर है? तो भगवा नदी पर है। रंगनाथ राव 1957। गोदीवाड़ा कहाँ से लिया गया? यहीं से लिया गया। कहाँ से? लोथल से। पत्तन कहाँ है? पत्तन बंदरगाह, तो बंदरगाह लोथल में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अग्निकुंड कहाँ है? यहाँ यहाँ पर भी मतलब अग्निकुंड भी यहीं से लिया गया है। अब हम बात करते हैं, नीचे बढ़ते हैं तो कालीबंगा। अच्छा, ये कालीबंगा पड़ता कहाँ है? राजस्थान में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। तो हनुमानगढ़ी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी में ये पड़ता है और यूनेस्को में शामिल है, ये भी ध्यान रखना। यूनेस्को की विश्व धरोहर शामिल में है, मतलब शामिल है, इतनी बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ से मिला क्या क्या है। तो जुते हुए खेत मिले हैं, और क्या क्या मिला है? अग्निकुंड भूकंप मिला है, साक्ष्य, और काली चूड़ी भी मिली है। काली चूड़ी भी मिली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, काली चूड़ी मिली है, भूकंप साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड मिला है, जुते हुए खेत मिले हैं, और अमलानंद घोष ने इसकी क्या कर दी? खोज की थी। राखीगढ़ी जो है वो हिसार में पड़ता है। अब हिसार कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पे लिखा नहीं गया, लेकिन हम आपको जानकारी दे रहे हैं। घग्गर नदी के किनारे है। सूरजमान ने इसकी खोज की थी। फिर यहाँ से मिला क्या है? ग्राम मिला है, बाड़ा मिला है। बाड़ा समझते हो ना, जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है। उपकरण, ताम्र, उपकरण यहाँ से मिले हैं। ताम्र मतलब उस समय ताम्र को उपकरण बोलते थे, ऐसे समझो। ताम्र को क्या बोलते थे? उपकरण बोलते थे। तो यहाँ पर उपकरण मिले हैं, तान मिले हैं ना, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। चौहुदड़ों से क्या मिला? देखो, चौहुदड़ों, चौहुदड़ों कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक, ये सिंध प्रांत पाक में पड़ता है, पाकिस्तान में। सिंध प्रांत में पाकिस्तान में पड़ता है। और सिंधु नदी, सॉरी हमने जो गुजरात में बोल दिया, ये गलती से हमारे मुंह से निकल गया। ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है और सिंधु नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखना है। और इसकी जो खोज की थी वो अर्नेस्ट मैके और मजूमदार ने की थी। और यहाँ से मिला क्या है? मनके बनाने के कारखाना मिले हैं, और श्रृंगार श्रृंगार उपकरण मिला, यानी कि श्रृंगार करने के जितने भी उपकरण होते थे, आभूषण मिले हैं यहीं से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आभूषण, श्रृंगार कहाँ से मिला, श्रृंगार उपकरण कहाँ से मिला, मनके बनाने का कारखाना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मनके बनाने का कारखाना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉइंट बी योर एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको क्या करना है? ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, बाकी आप याद रखें ना रखें, लेकिन ये जरूर याद रखना है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी वो हम बताते आगे बढ़ेंगे। सिंधु नदी जो है, ये भी ध्यान रखना किस नदी पर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। बनावली जो है वो हरियाणा में है, हिसार में। और ये किस नदी पर है? तो सरस्वती नदी पर है। मिट्टी के हल मिले हैं यहाँ से, है ना, मिट्टी के हल का प्रमाण यहाँ से मिला है। फिर रोपड़, रोपड़ ये रूपनगर में पड़ता है। ठीक है, रोपड़ रूपनगर में पड़ता है, सतलज नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिली है। तो इतनी आपको क्या है जानकारी आपको मिल गई कि लोथल में क्या क्या है, इसकी खोज किसने की, ये कहाँ स्थित है, कालीबंगा में कौन कौन से हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जुते हुए खेत, अग्निकुंड, है ना, और घग्गर नदी के किनारे है। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कालीबंगा यूनेस्को में शामिल है। और काली चूड़ी यहीं से मिली है, कालीबंगा से, है ना। तो भूकंप साक्ष्य यहीं से मिले हैं, अग्निकुंड यहीं से मिला है। राखीगढ़ी हिसार में है, घग्गर नदी सूरजमान 1969 में किया था। चौहुदड़ो सिंध प्रांत पाक में है। अर्नेस्ट मार्के मजूमदार मनके बनाने के कारखाने यहीं से मिले हैं। तो आप क्या करें, हम ये सब रिवीजन करा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा तेज भी आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप याद रखना कि लोथल से क्या क्या मिला है, कालीबंगा से आपको क्या क्या मिला है, राखीगढ़ी से आपको क्या क्या मिला है, चहुंदड़ों से क्या क्या मिला है, बनावली से क्या क्या मिला है, रोपड़ से क्या क्या मिला है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज़ें याद रखनी है।